हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ हैलोल्केन। हैलोल्केन के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को स्टडी करने के लिए हमें कुछ न्यू कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। उन न्यू कंसेप्ट को लर्न करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा ए लाइट। जो लाइट एवरी प्लेन पे वाइब्रेट करता है उस लाइट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, जो हर प्लेन में वाइब्रेट करेगा। जैसे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करेंगे हम, यहाँ पे एक सर्कल लगाकर उसमें शो कर देंगे। ऑर्डिनरी लाइट को शो करना है, ऑर्डिनरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट है जो एवरी प्लेन, इस प्लेन पे भी वाइब्रेट करेगी, यहाँ पे भी वाइब्रेट करेगी तो उसे ऐसे शो कर देंगे। यहाँ पे भी वाइब्रेट करेगी, उसको ऐसे शो कर देंगे। इधर भी वाइब्रेट करेगी, यहाँ पे सभी जगह वाइब्रेट करेगी। चलो इतने से इसे शो कर लेते हैं इस ऑर्डिनरी लाइट को। हमें क्या करना है, इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करना है। हमें इस ऑर्डिनरी लाइट जो एवरी प्लेन पे वाइब्रेट कर रही है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज करना है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, जो सिंपली एक सिंगल प्लेन, वन प्लेन पे वाइब्रेट करेगी। उसको किसी भी एक प्लेन ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो। चलो हम यहाँ ऐसे शो कर लेते हैं। पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल किसे बोलेंगे? द लाइट विच वाइब्रेट ऑन सिंगल प्लेन या इन सिंगल प्लेन। तो यहाँ पे डेफिनेशन है ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उनको आप नोट कर लेना इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कौन चेंज करेगा? एक मटेरियल चेंज करेगा जिस डिवाइस का नाम है पोलराइज़र। एक डिवाइस यूज़ करेंगे, उस डिवाइस का नाम है पोलराइज़र। पोलराइज़र क्या करेगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? जब हम ऑर्डिनरी लाइट को इस पोलराइज़र से पास करेंगे, पास होने के बाद ये ऑर्डिनरी लाइट एक पीपीएल में चेंज हो जाएगी। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में ये कैसे चेंज कर देता है? इसके अंदर एक मटेरियल होता है सिंपल नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म, उस नाइकोल प्रिज्म का काम है इसे पीपीएल में चेंज करना। हमने चलो यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट सीख लिया, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीख लिया। अब ऑर्डिनरी लाइट को पीपीएल में कैसे चेंज करते हैं उसको सीख लिया। अब बात आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। हम किस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट की या प्रैक्टिकल कंसेप्ट की, वहाँ पे बात करेंगे इधर थ्योरेटिकल कंसेप्ट की। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट की हेल्प से ही लिख सकते हैं। बट एक बार एक्सपेरिमेंट चेक कर लें कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे बोलेंगे हम? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। सपोज करो इस कंटेनर में क्या है, कोई सब्सटेंस है। हमें क्या करना है, इस सब्सटेंस को चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें से लाइट पास करेंगे। कौन सी? पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल को कैसे शो करेंगे? सिंपली ऐसे, जो एक ही प्लेन पे वाइब्रेट करेगी। तो ये हमारा होगा पीपीएल। अगर इसने पीपीएल को रोटेट नहीं किया, एज इट इज़ पास कर दिया स्टेट, तब ये हमारा सब्सटेंस जो भी इसके अंदर होगा वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस ऑप्टिकल इनएक्टिव है।
क्यों? क्योंकि इसने पीपीएल को रोटेट नहीं किया। अब जो सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिव। तो सिंपल हमने ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव का एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट सीख लिया। अगर पीपीएल हो गया एक्सपेरिमेंट में रोटेट तो ऑप्टिकल एक्टिव, अगर पीपीएल रोटेट नहीं हुआ एज इट इज़ पास हो गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अब हम बात करते हैं इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पीपीएल को रोटेट कर देंगे, ऐसे सब्सटेंस होंगे हमारे पास, वो सब्सटेंस पीपीएल को राइट की तरफ रोटेट कर देंगे। अगर राइट की तरफ रोटेट किया तो वो सब्सटेंस क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, उसे लिखने के लिए हम सिंपल स्मॉल डी और प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं। आप स्मॉल डी भी यूज़ कर सकते हो और पॉजिटिव साइन भी यूज़ कर सकते हो इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को शो करने के लिए। ये स्मॉल डी और प्लस क्या बताएगा कि वे पीपीएल को राइट की तरफ रोटेट करता है। बट जिस सब्सटेंस ने पीपीएल को रोटेट कर दिया लेफ्ट की तरफ, उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी को शो करने के लिए स्मॉल एल और नेगेटिव का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हो गए ऑप्टिकल एक्टिविटी के, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। अब मूव करते हैं हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे, थ्योरी पे मूव करते हैं। अब थ्योरी में क्या है? थ्योरी में कुछ कंडीशन है, इसको हमें लर्न करना है। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन चेक करो, वहाँ पे लिखा होगा कंपाउंड शुड बी चायरल। चायरल या कायरल, जो भी आपने इसको बोलना है बोल सकते हो। कोई कायरल बोलता है, कोई चायरल, जो भी आपने बोलना है बोल सकते हो, स्पेलिंग ये लिखने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंपाउंड शुड बी चायरल, कंपाउंड आपका चायरल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी नहीं चाहिए। चायरल तो देखो होना चाहिए, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके पास नहीं होना चाहिए अगर कंपाउंड ने ऑप्टिकल एक्टिव बनना है। तो हम पहले बात करते हैं चायरल की कि ये चायरल क्या होता है। तो चायरल के लिए चेक करते हैं कंडीशन फॉर चायरैलिटी। अगर किसी कंपाउंड को बोलना है हमें कि ये चायरल है, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करे। चेक करो, फॉर ए कंपाउंड, कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना। फॉर ए कंपाउंड टू बी चायरल, इट्स मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। इसका मिरर इमेज क्या करें? सुपर इम्पोज ना करे इसके साथ। इसे चेक करते हैं आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे चेक करो, मैंने लिख दिया ए। जब ए को हम मिरर में चेक करेंगे तो मिरर में सभी बच्चों को पता है इसका इमेज कैसा होगा, इसके जैसा ही होगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया? इसका मिरर इमेज आ गया। अब करना क्या है? चेक करना है ये क्या सुपर इम्पोज कर रहा है। अब सुपर इम्पोज के लिए समझ लो कैसे चेक करना है। इसको एज इट इज़ सपोज करना, एज इट इज़ उठाना है। उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे, क्या उसको पूरा कवर कर लेगा? अगर कवर कर लेगा वो तो क्या है? सुपर इम्पोज हो गया। तो इसको बोल देंगे सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया तो नॉट चायरल। तो हमारा ऐसा मॉलिक्यूल क्या? चायरल नहीं होगा। बट ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कंपाउंड चायरल होना चाहिए। अब ने इसने तो पहली कंडीशन
फॉलो नहीं की तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव लिख सकते हो, नॉट चायरल लिख सकते हो। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको चायरलिटी क्लियर हो गया, चायरल चेक करना आ गया। अब मूव करते हैं किसी और एग्जाम्पल के साथ कि आपको सुपर इम्पोज भी अच्छे से क्लियर हो। जैसे चेक करो ओ का मिरर इमेज क्या होगा, सेम वैसा ही। अब हम जब इस ओ को उठाकर इस ओ पे रखेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेगा। जब पूरा पूरा कवर कर लिया, सुपर इम्पोज हो गया। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो नॉट चायरल। अब बात करते हैं सी की। अब सी का मिरर इमेज ऐसा नहीं फॉर्म होगा क्योंकि मिरर में क्या इमेज उल्टा हो जाता है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा कुछ। अब सपोज क्या करना है, इसको एज इट इज़ उठाओ, एज इट इज़ उठा के इसके ऊपर देखो क्या पूरा पूरा कवर करेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब सोचते हैं पूरा पूरा कवर करने के लिए वो इसको उल्टा देते हैं। जब आप उल्टा कर सोचोगे फिर तो सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज कैसे चेक करना है, एज इट इज़ उठाना है और ऊपर रखना है। तो इसको भी एज इट इज़ उठाना, ऊपर रखना है, सिर्फ इमेजिन करना है। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, इसको उल्टाना नहीं, एज इट इज़ उठाओ। क्या पूरा पूरा कवर होगा? पूरा पूरा कवर नहीं होगा तो लिखेंगे नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर नॉट सुपर इम्पोजेबल है तो ये हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल जो इस टाइप का होगा वो क्या होगा, हमारे पास चायरल हो गया। आई होप आपको चायरलिटी तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसको याद कर लो, कंपाउंड क्या होना चाहिए, चायरल होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब हमें चेक करो ऑर्गेनिक में ABCD तो स्टडी नहीं करनी, हमें स्टडी करने हैं हमारे कार्बन कंपाउंड। अब बात करते हैं कार्बन की। चलो इस ABCD को क्यों यूज़ किया, इसको यूज़ किया हमारे इस कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करने के लिए। हमको अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब मूव करते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड पे। अब हम किस कार्बन कंपाउंड को चायरल बोलेंगे? हम उस कार्बन को जिस कार्बन के 4 ग्रुप, हमें सभी को पता है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। हमें क्या चेक करना है, एटलीस्ट 1 कार्बन ऐसा चेक कर। चलो इस C को चेंज कर देते हैं क्योंकि इस C को कार्बन बोल रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, E बोल देते हैं। अगर किसी एक कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हैं तो ये हमारा कार्बन क्या है, चायरल कार्बन है। अगर कार्बन चायरल है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर इसका एग्जांपल चेक करो, चलो CH3 एक ग्रुप तो अटैच कर दिया CH3, दूसरा कर देते हैं H, चेक करो तीसरा OH, फोर्थ भी OH। अब चेक करो क्या हुआ, हमारे 2 ग्रुप क्या हमने सेम कर दिए, पर बट चायरल कहने के लिए क्या होना चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या, मिरर में इमेज बना के देखो, जो सेंटर में है वो तो सेंटर पे ही रहेगा क्योंकि मिरर सेंटर की जो स्पीशीज़ है उसको सेंटर में ही रखेगा। बट इसको कर देगा इधर, इसको उस साइड, किधर भी कर लो दोनों OH हैं। अब चेक करो, इसको सुपर इम्पोज करवा के देखो, CH3 के ऊपर CH3 आएगा, C के ऊपर C, H के ऊपर H एंड OH के ऊपर OH, इस OH के ऊपर OH। तो इसने क्या कर लिया, इसने तो सुपर इम्पोज कर लिया, सुपर इम्पोजेबल है। अगर सुपर इम्पोजेबल है तो क्या हुआ, नॉट चायरल। अब चायरल के आगे नोट कैसे हटाएं, तो सिंपल लर्न करो, कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो चलो इसे डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं Cl। अब चेक करो इस कार्बन के ऊपर CH3, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH।
तो मिरर में इमेज क्या होगा, सेंटर को तो वहीं रखेगा, इस क्लोरो को कर देगा राइट पे, तो मिरर इमेज में क्लोरो यहाँ पे होगा और OH वहाँ पे। अब इसको सुपर इम्पोज करवाओ, जब एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखेंगे, CH3 के ऊपर CH3, कार्बन के ऊपर कार्बन, H के ऊपर H, बट Cl कहाँ आएगा, OH के ऊपर। Cl और OH का अब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। अब चेक करो इस Cl का उस OH, क्योंकि सुपर इम्पोज करने के लिए क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आना चाहिए, बट क्लोरीन कहाँ जाएगा, OH के ऊपर, तो क्या है, नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर नॉट सुपर इम्पोजेबल, कंपाउंड क्या हुआ, चायरल। अगर चायरल है तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है कि PPL को रोटेट करेगा, राइट करे या लेफ्ट, किसी ना किसी साइड रोटेट करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को स्टडी करें, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बाद में चेक करेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है जिसको हमने सिर्फ इमेजिन करना है, एक्चुअल में नहीं है, इमेजिन करेंगे। एक ऐसा प्लेन, क्या कोई ऐसा प्लेन है किसी मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और वो पार्ट्स क्या हो, आइडेंटिकल, सेम हो। जैसे चेक करो ए के लिए अब कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन सोचो जो इस ए को आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दे। चेक करो, जब आप ऐसे इमेजिनरी प्लेन सोचोगे, चेक करो ऊपर क्या हुआ हमारे पास जे, नीचे जे, तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। बट अब ऐसा सोच लो कि वो इमेजिनरी प्लेन ऐसा है। अगर इमेजिनरी प्लेन ऐसा है, दोनों साइड चेक करो, दोनों साइड क्या है, इसके आइडेंटिकल हाफ हो गए, एक जैसे हाफ हो गए, तो सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिन करना है, विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू 2 आइडेंटिकल मतलब सेम आइडेंटिकल हाफ्स। 2 आइडेंटिकल हाफ में जब डिवाइड कर दिया तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब कंपाउंड के पास, कंपाउंड शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कर देगा, सुपर इम्पोज हुआ तो नॉट चायरल। सुपर इम्पोज अगर भूल गए तो आप चेक कर लो, मिरर में इमेज एज इट इज़ बनेगा। अगर एज इट इज़ क्यों बन रहा है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक जैसा मिरर इमेज होगा। अब सुपर इम्पोज होगा, अगर सुपर इम्पोज हो गया तो नॉट चायरल। तो सिंपली चलो अब हम इसको और चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री ओ का चेक करो, ओ में इमेजिनरी प्लेन ऐसे पास कर दो, ऐसे कैसे मर्जी पास कर दो, इसके क्या आइडेंटिकल हाफ फॉर्म हो गए, तो इसके पास भी क्या है, शुड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि वो होना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड की। मैं कोई यहाँ पे ऐसा कंपाउंड लिख रहा हूँ जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्यों, पहले तो चेक कर लो, कार्बन क्या चायरल नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप सेम अटैच कर दिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, अगर यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास किया, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3, दोनों पार्ट क्या है, आइडेंटिकल है। अगर दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं तो इस कंपाउंड के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, कंडीशन क्या कह रहा है, कंपाउंड शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना नहीं चाहिए, बट इसके पास है,
चेक करो, जब यहाँ से प्लेन पास किया, इधर और इधर दोनों साइड सेम आइडेंटिकल हाफ्स हैं। अगर आइडेंटिकल हाफ हैं, हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। चलो अब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री को खराब करते हैं। तो खराब करने के लिए पहले तो इसे बनाओ चायरल। चायरल के लिए यहाँ पे क्लोरो OH HCH3 चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर डिफरेंट है कंपाउंड चायरल, अगर कंपाउंड चायरल है सीधा बोल सकते हो ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन चायरल होगा दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगा। आपको चायरल सुपर इम्पोज या नॉट सुपर इम्पोज पहले क्लियर कर दिया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करते हैं। सपोज करो यहाँ से पास हो रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर क्या है OH, इधर मिथाइल, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ से चेक कर लो, ऊपर Cl नीचे कुछ और है OH H एंड CH3, सभी आइडेंटिकल हाफ, दोनों आइडेंटिकल हाफ क्या है, डिफरेंट है। अगर आइडेंटिकल हाफ डिफरेंट है, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का मीनिंग PPL को अब ये रोटेट करेगा, राइट करे या लेफ्ट किसी भी तरफ कर सकता है। अब बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। लास्ट है हमारा एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स एक आइसोमर्स होते हैं। उनकी क्या डेफिनेशन है या कैसे आइसोमर होते हैं उनको चेक करते हैं। इसमें आप लिख सकते हो द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द पेयर ऑफ molecules which are non superimposable mirror image pair of molecule which are non superimposable mirror image of each other is called enantiomer। is called enantiomer आप खुद लिख लेना। the pair of molecule which are non superimposable mirror image, एक दूसरे के सबसे पहले क्या हो, मिरर इमेज हो। जैसे चेक करो, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज पहले भी कर लिया हमने, ऐसा होगा। और उसका मिरर इमेज, उसको जब मिरर में चेक करोगे तो इसका इमेज ऐसा होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो क्या ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेंगे, पहले चेक कर लिया, ऐसे रखो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये मिरर इमेज तो है, क्लियर हो गया। बट ये मिरर की इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो उन मिरर इमेज को ही हम इनेंशियोमर बोलेंगे। चेक करो, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज नोन एज इनेंशियोमर। अब चेक करो, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब चेक करो ए को, इसका मिरर इमेज जे होगा, इसका मिरर इमेज जे। मिरर इमेज तो ये भी है, बट ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। उसमें दूसरी कंडीशन है नॉन सुपर इम्पोजेबल। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स बोलेंगे। चलो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के सभी कंसेप्ट को लर्न कर लिया। अब मूव करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। आज हम स्टडी करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है, एक SN1 मैकेनिज्म, दूसरा SN2 मैकेनिज्म। तो चलो आज हम स्टडी करेंगे SN2 को।
SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री और SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, क्या फॉर्म होता है, सब कुछ स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा बहुत +1 आना चाहिए। +1 के लिए थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूँ आपको। सपोज करो हमारे पास क्या है, 3 एटम है। चेक करो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। चेक करो 3 एटम है, फर्स्ट बेरिलियम, सेकंड क्लोरीन, थर्ड भी क्लोरीन। अब 3 एटम जिसमें 2 बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होता है। आपने +1 में स्टडी किया था। अब ये लीनियर क्यों है, 3 की ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होगा, 4 का टेट्राहेड्रल क्यों होगा, वहाँ तक थोड़ा रिवाइज करते हैं, आपको अच्छे से इसका क्लियरेंस हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म का। अगर नहीं रिवाइज किया तो अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अब चेक, सपोज करो कि बेरिलियम है हमारा यहाँ पे सेंटर पे, इस दोनों मार्क करके, इधर कौन अटैच होगा, फर्स्ट क्लोरीन, यहाँ पे सेकंड। अब बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। अब बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन से। सेकंड भी इलेक्ट्रॉन से होगा। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, सभी को पता है। नेगेटिव क्या करता है, रिपेल। तो हमारा एक थ्योरी था BSCPR थ्योरी +1 में, वो थ्योरी क्या बोलता है कि ये बॉन्ड कहाँ पर जाकर सेटल होंगे, यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा। अब चेक करो, मैंने क्लोज कर दिए, V शेप फॉर्म कर दिया। अब क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो गया। अगर कम हुआ तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। जब ऐसे दूर करेंगे, जब अपने आप थ्योरी बोल रहा है, अपने आप खुद दूर जाएंगे। कब जाके रुकेंगे, जब रिपल्शन हुआ मिनिमम। अब चेक कर लो, इस लीनियर केस में ही मिनिमम है। अगर ऐसे करोगे, यहाँ से क्लोज हो जाएंगे, फिर वहाँ पे ही आके सेटल होंगे। तो 2 तो हमने क्लियर कर लिया, लीनियर ही में ही इसकी रिपल्शन मिनिमम होगी। बॉन्ड एंगल कहीं से भी चेक कर लो, ऊपर से चेक कर लो, नीचे से चेक कर लो, 180 होगा। अब बात करते हैं 3 की। 3 का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया था, ट्राइगोनल। अब चेक कर लो, ये पूरे का पूरा एंगल सभी को पता है 360। काफ़ी स्टूडेंट को तो ये भी लर्न है सीधा 120 डिग्री, बट कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर 60 बोल देते हैं। तो उनके लिए पूरे का पूरा सर्कल 360, एंगल कितने हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करो, 120 आ जाएगा। तो उनके लिए ये अच्छे से लर्न करना, कभी 60 मत बोलना। अगर भूल गए तो पूरा सभी को पता है 360, जितने एंगल हैं उतने से डिवाइड कर लेना। 3 हुए तो 3 से, 4 हुए तो 4 से। तो अब बात करते हैं ये ट्रायंगल जैसा क्यों बना। ट्रायंगल होता है एक प्लेनर, एक प्लेन पे ही बनाते हैं उसे, तो इसको बोल दिया ट्रायगोनल प्लेनर। इस स्ट्रक्चर को +1 में हमने। अब चेक करो, 2 तो आपको समझ आ गया कैसे फॉर्म होगा। अब बात करते हैं 3 की। अब थर्ड बॉन्ड कहाँ से आएगा, चेक करो, यहाँ पे हमारा बोरोन, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, अब थर्ड आ रहा है। जब थर्ड आएगा चेक करो, इसको भी रिपल्शन करेगा, इसको भी। अब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, चेक कर लो कौन सा केस फॉर्म होगा, ट्रायंगल का फॉर्म होगा। तो सिंपली ट्रायगोनल प्लेनर। अब मूव करते हैं हम, हमारा कार्बन तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 4th बॉन्ड पे मूव करते हैं। 4 के लिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि 3 बॉन्ड को ट्रायगोनल बोलोगे, ट्रायगोनल स्ट्रक्चर होगा। ये भी हमारे काम का है, याद रखना इसे कि 3 बॉन्ड ट्रायगोनल का केस होगा। अब होगा क्या, इसमें 4th कहाँ से आएगा, या तो ऊपर से या नीचे से, या बोल सकते हो लेफ़्ट से, आपका लेफ़्ट होगा जे, और या राइट से। सपोज कर लेते हैं हम, इसको ऐसे मान लेते हैं ऊपर से बोल रहे हैं। जब ऊपर से आएगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन के कारण
ये बॉन्ड नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब कैसे मूव करेंगे, इसको ऐसे लर्न करो, जो ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल तो ऐसे फॉर्म हो गया, क्यों, इस ऊपर वाले बॉन्ड की रिपल्शन के कारण। तो ये नीचे के जो 3 बॉन्ड हैं, नीचे के 3 बॉन्ड को लर्न करने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो ट्राइपॉड स्टैंड का। ये ट्राइपॉड स्टैंड जैसे होंगे 3 बॉन्ड, ये ऊपर वाला सीधा स्ट्रेट होगा बीच में। सिंपल इसको ट्राइपॉड की हेल्प से आप समझ लेना, जैसे ट्राइपॉड का ऊपर होता है वैसा ये काम कर रहा है ऊपर वाला बॉन्ड। ये नीचे ट्राइपॉड के जो लेग्स होते हैं उन लेग्स का काम कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते थे टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता था, 109.5 डिग्री। सभी एंगल, ये एंगल चेक कर लो, ये एंगल चेक कर लो, कोई भी बॉन्ड एंगल चेक कर लो, सारे के सारे क्या हैं इसमें 109.5 डिग्री के हैं। तो चलो हमने प्रैक्टिकली सीख लिया ये स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। अगर प्रैक्टिकली लर्न कर लिया तो अब हमको अच्छे से हमारा SN2 मैकेनिज़्म क्लियर हो जाएगा। अब इस SN2 मैकेनिज़्म को सीखने के लिए कुछ और लर्न करते हैं। और चेक करो ये शेप कौन सी बनाई मैंने, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या होगा, कोई भी बच्चा इसे वाई ना बोल दे, क्योंकि सभी को पता है एक्स वाई जेड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये तो पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो ये भी एक्स होगा। अगर इसको वाई बोल रहे हो तो ये भी क्या होगा, इसके पैरेलल है तो इसको भी वाई बोलोगे, एक्स या जेड नहीं बोलना। अगर एक्स और जेड बोल दिया, एक्स और जेड क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे, चेक कर सकते हो यहाँ से। ये एक्स है, ये वाई है, परपेंडिकुलर है। जेड इस तरफ आएगा, बोर्ड से बाहर आएगा। तो सिंपल हमको यहाँ से सीखना क्या है, ये क्यों ड्रॉ किया। केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल इसके लिए आपको इससे कुछ समझाना है। वो क्या समझाना है, किसी भी प्लेन को, ये क्या है, एक रेक्टेंगल का प्लेन है, किसी भी प्लेन को शो करने के लिए आपको 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स दूसरा वाई। 4 मत बोल देना, ये एक्स है दोनों, ये दोनों वाई। तो सिंपल एक प्लेन को शो करने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन 4-4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4-4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को कहेंगे ये बॉन्ड्स क्या हैं, प्लेन के बीच में है, इस प्लेन में है। बाकी के 2 क्या होंगे, आउटवर्ड प्लेन, दूसरा इनवर्ड प्लेन। आउटवर्ड या इनवर्ड को की लैंग्वेज चेंज कर देंगे बाद में, उसको बोलेंगे टूवर्ड ऑब्जर्वर और अवे ऑब्जर्वर। टूवर्ड और अवे को कैसे शो करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। चलो आपको ये तो क्लियर हो गया कि प्लेन के लिए हमें सिर्फ 2 एक्सिस चाहिए। चलो अब मूव स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया हमारा हैलोजन। हैलोजन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा लो आप। यहाँ पे अटैच कर दिया H, हाइड्रोजन। तो इन दोनों को, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को सपोज करेंगे ये बॉन्ड किस पे है, प्लेन पे है, इन द प्लेन। अब 2 बॉन्ड क्या होंगे, इस प्लेन से, इस बोर्ड के प्लेन से या आपकी कॉपी के प्लेन से, कुछ आउटवर्ड होगा, कुछ इनवर्ड। आउटवर्ड देखो कौन खड़ा है, आउटवर्ड है ऑब्जर्वर। सिंपली यहाँ पे मैं हूँ तो मैं इस टाइम क्या होगा, ऑब्जर्वर। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो आउटवर्ड, कॉपी के आउटवर्ड कौन होगा, आप। तब उस टाइम आप ऑब्जर्वर होगे तो आपको ऑब्जर्वर बोलेंगे। तो टूवर्ड ऑब्जर्वर को कैसे शो करना, टूवर्ड ऑब्जर्वर को ऐसे शो करोगे, इसको पूरा डार्क कर दोगे आप कंप्लीटली पूरा डार्क कर लेना अपने पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ मैं CH3। अब ये तो हो गया टूवर्ड ऑब्जर्वर, मतलब बोर्ड से इस साइड है, बाहर की तरफ।
अब दूसरा बोर्ड से दूसरी तरफ होगा, दूसरी तरफ को कैसे शो करेंगे, उसे विद डॉटेड लाइन और डैश लाइन, इस डैश लाइन के साथ साथ शो करेंगे। वहाँ पे लिख देता हूँ मैं इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लिख देते हैं C2H5। तो अब चेक करो, इस कार्बन से मैंने सभी के सभी ग्रुप डिफरेंट अटैच किया है। हमारा कार्बन क्या है, चायरल कार्बन है। और अब चेक कर लो ये क्या होगा, टुवर्ड ऑब्जर्वर, इस ये डॉटेड लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें साथ साथ में बताता जाऊंगा आपको। SN2 में क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को मैंने जनरल शो कर लिया NU नेगेटिव। आप OH नेगेटिव का एग्जाम्पल लेना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड। अब ये कौन सा बैक साइड है उसको चेक करते हैं। आपको मैंने समझा दिया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। अब चेक कर लो टेट्राहेड्रल का ट्राइपोड, ट्राइपोड ऐसा बना है, ये हमारा ट्राइपोड है। ये क्या हो गया, हमारा हैलोजन। अब सपोज करो ये है हमारा हैलोजन, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया, हैलोजन यहाँ पे है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड, वो कौन सी बैक साइड है, हैलोजन की बैक साइड। अब हैलोजन का फ्रंट साइड ये है, बैक साइड डाउनवर्ड साइड होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या करेगा, लीव, ड्यू टू गुड लीविंग ग्रुप। बाकी हमारा कार्बन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, 4 ही फॉर्म करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक का मीनिंग है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये लीव कर जाएगा। जब ये लीव कर गया तो 4th बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म होगा। उस बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है वो चलो बाद में स्टडी करते हैं, पहले इसका अटैक करवाते हैं, अटैक करके चेक करते हैं क्या शो हुआ यहाँ पे। तो सिंपली लर्न करो, इस कंसेप्ट को ऐसे शो कर देना, यहाँ पे लिख देना अपने लर्न करने के लिए, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो एक कंसेप्ट तो कर लिया लर्न SN2 का कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। किसका बैक साइड, हैलोजन का बैक साइड। तो अब क्या होगा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। इसको अच्छे से डार्क कर लेना, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट इसको याद करो, SN2 मैकेनिज्म में फर्स्ट कंसेप्ट हो गया अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से। दूसरा कंसेप्ट SN2 मैकेनिज्म एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अगर अनस्टेबल है बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर्म होगा, ये 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए। तो इसको खुद ऐड कर लेना अपनी कॉपी में कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए ये फॉर्म होगा। तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट में चेक कर लो, ये डॉटेड क्यों शो किए, इसमें शो कर रहे हैं हम कि हैलोजन तो लीव कर रहा है, लीविंग ग्रुप, कि इसका बॉन्ड जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो बॉन्ड अब ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ये डॉटेड ऐसा शो कर रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे डॉटेड क्यों है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ये फॉर्म कर रहा है, जो हैलोजन ब्रेक कर रहा है। अब चेक करो होगा क्या, जो हमारा ट्राइपोड स्टैंड था इसका चेक करते हैं। हमारे इस हैलोकेन का जो ट्राइपोड स्टैंड था, यहाँ पे हैलोजन था। अब क्या हुआ, हैलोजन रिमूव होना स्टार्ट हो गया और नीचे से कौन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्टार्ट हो गया।
तो क्या होगा उस टाइम, जे बॉन्ड रिमूव हो रहा होगा, जे अटैच हो रहा होगा, तो उस टाइम इन 3 ट्राइपोड्स के जो बॉन्ड हैं इनको ऊपर से भी रिपल्शन हो रहा होगा और नीचे से भी। जब दोनों साइड से रिपल्शन है तो ये ट्राइपोड नीचे नहीं मूव करेगा, ये सीधा ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो जाएगा। चलो ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, चेक कर लो। अब होगा क्या, सपोज करो यहाँ से क्या हैलोजन क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है। अब मेरे पास 5 मार्कर तो हैं, बट 5 को हैंडल नहीं कर सकते, तो यहाँ से काम चला लेना कि यहाँ से क्या हैलोजन लीव हो रहा है, वो यहाँ अटैच होगा, लीव हो रहा है पर, तो उसका बॉन्ड ऐसे शो कर दिया। जब ये जहाँ पे अटैच है थोड़ा बहुत, यहाँ कौन न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ से भी रिपल्शन है, यहाँ से भी, इन तीनों को इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये क्या ना तो इस साइड मूव करेंगे, ना तो ऐसे मूव करेंगे, ना इस साइड मूव करेंगे, ये स्ट्रेट हो जाएंगे। जब स्ट्रेट हो गए चेक कर लो क्या फॉर्म हुआ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल। चेक कर लो, तभी तो मैंने इसे ट्रायंगल जैसा फॉर्म किया है। अब ट्रायंगल क्या है, प्लेनर। अगर प्लेनर है उसमें कोई टुवर्ड ऑब्जर्वर नहीं, कोई अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं, ये बस एज इट इज़ लगा दिया इसको याद रखने के लिए। यहाँ पे हमारा CH3 रह गया, उसको लिख देते हैं, CH3 रह गया था उसको लिख दिया, बट इसको याद रखना ये ट्रायंगल प्लेनर है, इसमें कोई टुवर्ड अवे नहीं होता। अब बात करते हैं, ये तो अनस्टेबल है, बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होगा। अब बाद में क्या होगा, बाद में हमारा चेक करते हैं, हैलोजन बस लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जब लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा यहाँ से, H को वहाँ पे, उसके बाद C2H5, उसके बाद यहाँ पे अटैच होगा हमारा CH3। इसको अच्छे से डार्क कर लेना आप। अब चेक करो, इसका जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली रिवर्स हो गया। रिवर्स क्यों हुआ, हैलोजन तो इस साइड अटैच था, बट न्यूक्लियोफाइल कैसे आया, फ्रॉम द बैक साइड आया। अगर बैक साइड आ रहा है तो बैक साइड से इनको रिपल्शन करेगा, जब रिपल्शन करेगा ये बॉन्ड इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो SN2 मैकेनिज्म में याद रखना, इसमें इन्वर्जन फॉर्म होता है। इस इन्वर्जन का कंप्लीट नेम है वाल्डन इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्यों हुआ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को तो क्लियर हो गया होगा, जिनको नहीं क्लियर हुआ उनके लिए दोबारा से बता रहा हूँ। हमारा चेक करो, ये हैलोल्केन ऐसा था, हैलोजन तो यहाँ से लीव कर गया। जब लीव करेगा ये फॉर्म होगी ट्रायंगल। हैलोजन गया ऊपर से, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से है, नीचे से, तो चेक कर लो रिवर्स ही होगा। अगर रिवर्स हो गया, उस रिवर्स को इन्वर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, उस इन्वर्जन का नेम है वाल्डन इन्वर्जन। तो इसके मेन पॉइंट क्या है, अटैक फ्रॉम बैक साइड, नेक्स्ट पॉइंट अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा बहुत ही कम टाइम के लिए। दूसरा SN2 में इन्वर्जन होगा हमेशा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है। तो इससे हमारा SN2 मैकेनिज्म हुआ कंप्लीट। अब इसमें हम चेक करते हैं, इसको चेक करो, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो इसकी कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, अटैक फ्रॉम बैक साइड, ट्रांजिशन स्टेट, इन्वर्जन। फोर्थ क्या है, इस ये मैकेनिज्म क्या है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। अब देखने पर तो बच्चों को लगोगे फर्स्ट स्टेप या सेकंड, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बता दिया अनस्टेबल स्टेट है ये, जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत कम टाइम के लिए होगा। अगर कम टाइम के लिए है तो इसको हम स्टेप नहीं मान रहे, सीधा हमको यही विजिबल होगा।
वहाँ पे क्या होगा, ये तो 1 सेकंड से भी कम। अब 1 सेकंड देख लो कितना टाइम होता है, 1 सेकंड में तो थोड़ा सा टाइम होता है। तो सिंपली इसको स्टेप काउंट नहीं कर रहे, इस स्टार्टिंग से लेके इस एंड को एक स्टेप ही काउंट किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होगा, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। चलो अब स्लो और फास्ट की बात कर लेते हैं। देखो अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्या चाहेगा, जल्दी जल्दी स्टेबल हो जाऊं, तो सिंपल जे स्टेप क्या होगा, फास्ट, और ये क्या होगा, स्लो। स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है और कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है। अगर फॉर्मेशन और ब्रेकेज हो रहा है तो सभी को पता है फॉर्मेशन और ब्रेकेज थोड़ा स्लो होता है, तो ये स्टेप क्या है हमारा, स्लो। अब 4-5 मेन बात होगी इसकी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट, बची जो इम्पोर्टेंट बात इस कंसेप्ट की, उनको कवर करते हैं। उनको कवर करने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप को इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब वो बात क्या है, इसका फुल फॉर्म चेक करते हैं। फुल फॉर्म है, एस हो गया सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, एस हो गया सब्स्टिट्यूशन, एन इज न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब होता है बाई, क्योंकि बाई का मतलब 2, बाई मॉलिक्यूलर। आप इसको रिवर्स भी स्टडी कर सकते हो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिवर्स भी स्टडी कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, इसको बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोला, SN के ऊपर 2 क्यों लिखा। अब इसका आंसर क्या, कौन देगा हमें, केमिकल कैनेटिक्स। आपने केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर स्टडी किया होगा, उसमें स्टडी किया होगा आपने, अकॉर्डिंग टू केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर हमें क्या बताता है कि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सिंपली इस रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल कैनेटिक्स बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोअर स्टेप। फास्ट को तो चलो इरेज कर दिया क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं था, मैं बाई मॉलिक्यूलर को स्टडी करने के लिए हमें चेक करना है स्लो स्टेप के रिएक्टेंट को। तो केमिकल कैनेटिक्स बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का जो स्पीड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोअर स्टेप। अब स्लोअर स्टेप में देख लो कौन कौन से रिएक्टेंट है। एक तो हेलोल्केन है, सिंपली इसको हेलोल्केन लिख दो या अल्काइल हैलाइड, कुछ भी लिख दो आप। तो मैंने लिख दिया अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैसे शो करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्या बताता है, 7th में स्टडी किया होगा आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि नाम नहीं लिख रहे, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख रहे हैं इस सब्सटेंस का जिसका नाम है। कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर किसमें, मोल पर लीटर में, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन है। दूसरा कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, मतलब जितनी अमाउंट में जितना अमाउंट हेलोल्केन और न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, ये केमिकल कैनेटिक्स बोल रहा है। अगर इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, एक हेलोल्केन का दूसरा न्यूक्लियोफाइल का, दो मॉलिक्यूल की वजह से इसे बाई मॉलिक्यूलर बोला गया। तो मैं चलो बाई मॉलिक्यूलर हो गया क्लियर इसका। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, SN2 के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक तो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके लिए लर्न करो, क्योंकि इसको अटैक करना है। यहाँ से चेक कर लो, कुछ भी लीव नहीं किया। अगर कुछ नहीं लीव किया, इसने सीधा ही पहले अटैक करना है, बाद में लीव होगा।
अगर डायरेक्टली अटैक करना है तो सीधा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा वो। और दूसरा क्या होना चाहिए, जिस सॉल्वेंट में जो रिएक्शन होगी वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बस प्रोटिक के आगे ए लगा देना, पोलर अप्रोटिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो अब सभी को पता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो। अब प्रोटिक क्या होता है, प्रोटिक का फुल फॉर्म है या मीनिंग है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन सभी को पता होना चाहिए किसे बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं H पॉजिटिव को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और कुछ नहीं होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, H पॉजिटिव ने तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया क्या बचा, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन बचा उसे कारण ही इसे H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल दिया जाता है। तो प्रोटिक का मतलब हुआ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे बोलते हैं, H पॉजिटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं इसे। अब ए प्रोटिक का क्या मीनिंग है, ए प्रोटिक का मीनिंग है जो H पॉजिटिव ना दे आपको वो सॉल्वेंट क्या होगा, अप्रोटिक होगा। बट जिसने H पॉजिटिव गिवन कर दिया वो क्या होगा, वो तो प्रोटिक होगा। अब SN2 मैकेनिज्म को कौन फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक जो H पॉजिटिव ना प्रोवाइड करे। इसका सिंपल एग्जांपल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। चेक कर लो, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव। पोलर तो है बट कोई H पॉजिटिव नहीं मिलेगा क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया इस H पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि कार्बन के पास है, इधर भी कोई H नहीं है, H पे चार्ज नहीं है तो कोई H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो H पॉजिटिव नहीं दे रहा तो एप्रोटिक है बट पोलर है। ऐसे सॉल्वेंट इस SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल चेक करते हैं पोलर एप्रोटिक का। नेक्स्ट है DMSO का फुल फॉर्म डी डाई एम मिथाइल। ये तो इजी है, अब ये भी इजी है। सल्फोक्साइड S सल्फर, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2। अब सल्फर में क्या करना है, डाई मिथाइल। एक मिथाइल इधर अटैच कर दो, एक इधर अटैच कर दो तो DMSO। चेक कर लो कोई H पॉजिटिव मिलेगा, कोई H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो एप्रोटिक है। पोलर तो आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव होगा। तो हमने चेक कर लिए हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ एग्जाम्पल और होंगे उनको खुद चेक कर सकते हो आप। अब बात करते हैं हमारे हैलोअल्केन की रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म। reactivity of alkyl halide toward SN1 mechanism, SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन। अब इसकी रिएक्टिविटी को चेक करते हैं हम। चेक करो, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया सिंपल। यहाँ पे हैलोजन अटैच है, वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो सिंपल टर्शरी अल्काइल हैलाइड है हमारा। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंडरी। आगे लिख देते हैं प्राइमरी, सिंपल प्राइमरी। और टर्शरी हो गया टर्शरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी हैलोअल्केन, प्राइमरी हैलोअल्केन और सिंपल अब हमारा मिथाइल
हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो हम। अब हमने चेक क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर अब कौन सा बच्चा इजीली कर सकता है, जिसको मैकेनिज्म का नॉलेज है, जिसने ये स्टडी कर लिया कि मैकेनिज्म क्या है, अटैक फ्रॉम बैक साइड, जिसको इन्वर्जन वगैरह सब कुछ आता है। चलो मेन तो हमें अटैक फ्रॉम बैक साइड क्लियर होना चाहिए। अब चेक करो, हैलोजन को किधर सपोज करना है, फ्रंट साइड, बैक साइड में बाकी के बचे ग्रुप। अब चेक करो टर्शरी में क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म को करवाने के लिए न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड से ही आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा। अब चेक करो इसमें बैक साइड में कौन होंगे, CH3 CH3 CH3, सभी के सभी R ग्रुप, जिनको हम अल्काइल ग्रुप बोल देंगे। अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है इसमें क्या होगा फिर, अल्काइल ग्रुप अगर मोर है तो बैक साइड पे बल्की ग्रुप है। अगर बल्की ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस मोर, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस मोर तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, तो रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इसका रिएक्टिविटी तो कम होगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अब चेक करो इसमें क्या है, 2 बल्की ग्रुप है, चेक करो CH3 2 बल्की ग्रुप, बट एक क्या है, हाइड्रोजन तो सबको पता है सबसे लाइट ग्रुप है। तो इसने क्या किया, इसके कंपैरिजन में स्टीरिक हिंड्रेंस कम कर दिया। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो गया तो ईजिली न्यूक्लियोफाइल इसके कंपैरेटिवली ईजिली अटैक करेगा, क्योंकि अब बैक साइड पे स्टीरिक हिंड्रेंस भीड़ कम है। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस लेस तो ईजिली अटैक होगा, तो रिएक्टिविटी मोर होगा, ईजिली रिएक्शन कर लेगा। अब इसमें चेक करो सिर्फ एक ग्रुप बल्कि है, 2 क्या है, सिंपल H, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम, तो इसका रिएक्टिविटी और फास्ट हो जाएगा। इस पे चेक करो सारे H हैं, तो स्टीरिक हिंड्रेंस बिल्कुल ही कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा बैक साइड से। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, याद कर लो टर्शरी का। इससे फास्ट सेकेंडरी, सेकेंडरी से फास्ट प्राइमरी, प्राइमरी से फास्ट मिथाइल हैलाइड या क्लोराइड बोल सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया है हमने हैलोजन। तो सिंपली हमको अकॉर्डिंग टू स्टीरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर तो क्लियर हो गया कि कौन सा फास्ट करेगा कौन सा स्लो करेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट हम हैलोजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि हैलोजन भी 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। भी जब हम अल्काइल ग्रुप तो सेम कर दें बट हैलोजन को चेंज कर दें तब क्या होगा। अब चेक करो, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, चलो हमने प्राइमरी का, जहाँ अटैच कर दिया फ्लोरो, नेक्स्ट में अटैच कर देंगे चलो क्लोरो, उससे नेक्स्ट में अटैच कर दिया ब्रोमो, अब ब्रोमो से नेक्स्ट अटैच कर देंगे आइडो। अब सभी को पता है कि हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, हैलोजन का कि सभी एलिमेंट का डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है जनरली। तो सबसे ज़्यादा साइज आइडो का, तो आइडो का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ मोर। तो इसका रीज़न है एज द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा बॉन्ड बिकम्स वीक। अगर बॉन्ड वीक हो गया तो ईजिली ब्रेक होगा, अगर ईजिली ब्रेक हो रहा है तो ईजिली दूसरा का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे ईजिली SN2 रिएक्शन को करेंगे हमारे जे हेलोल्केन, उससे थोड़ा स्लो ब्रोमो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो गया। अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये उससे शॉर्ट हो गया, ये इसकी बॉन्ड लेंथ और कम है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग इसको ब्रेक करना मुश्किल है, जब ये ब्रेक होगा, ये रिमूव होगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्लोरो की, क्लोरो से ज़्यादा ब्रोमो की, ब्रोमो से ज़्यादा आइडो की। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू लीविंग ग्रुप। हमारा लीविंग ग्रुप हैलोजन जो ईजिली लीव कर जाएगा उसका SN2 रिएक्शन में रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा।
चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल और स्टडी करते हैं। अब चेक करो इन रिएक्शन में, चलो इस एग्जाम्पल में हम ABC लिख देते हैं। ABC में चेक करते हैं कौन सा SN2 फास्ट करेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लिखे हैं। इसे चेक करो। जिस बच्चे को ये नहीं पता ये क्या ड्रॉ किया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको पता होगा यहाँ पे बेंड है, उस बेंड पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे एंड है, एंड पे भी कार्बन, एंड और बेंड पे कार्बन है। अगर कहीं कुछ लिख दिया, जो लिखा वही है, फिर कार्बन ही। अब क्लोरो लिखा तो यहाँ पे Cl क्लोरो है। अब यहाँ चेक करो, एंड पे कार्बन, बेंड पे कार्बन, यहाँ भी बेंड है, बेंड पे भी कार्बन, और इस एंड पे भी कार्बन है। और इसमें चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे कार्बन है। अब चेक करो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को। यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, वो कार्बन 1 और 2 दो कार्बन से अटैच है, तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी। अब जहाँ हेलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक से अटैच है, तो प्राइमरी। अब जहाँ हेलोजन अटैच है वो उसको चेक करो, 1 2 3 से अटैच है, तो टर्शरी। फास्ट कौन करेगा सबसे ज़्यादा? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में प्राइमरी में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अगर इजीली अटैक हो गया तो रिएक्शन फास्ट। तो चलो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले किसे लिखेंगे? जिसका रिएक्टिविटी कम होगा। कम है C का, C से फास्ट A का, क्योंकि सेकेंडरी का थोड़ा फास्ट होगा, प्राइमरी का और फास्ट हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग लिखना है तो सिंपली इसे सबसे ज़्यादा, उससे कम A से कम C। डिक्रीजिंग को ऐसे चलो आप खुद लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट हो गया, इन्वर्जन का हो गया, और SN2 मैकेनिज्म को हमने डिटेल में कवर कर लिया। अब इसके अच्छे से नोट्स बनाओ और खूब अच्छे से प्रेपरेशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।